हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी12 क्लासेस में। और हम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की एक सीरीज़। तो आज शुरू करते हैं ऑफिस वर्ड 2007 की दूसरी वीडियो। तो माउस को स्टार्ट पे लेके आएंगे, क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल बार की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करेंगे। ये विंडो ओपन हो चुकी है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की। ये पेज हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो यहाँ राइट साइड में हमारे पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर करके जूम इन कर लेते हैं। अपने पेज को हमने 100% पे कर लिया है। अब ये पेज काफ़ी बड़ा हो चुका है, अच्छे से नज़र आ रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के बारे में पढ़ाई की थी। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे 100% सोल्व करूँगा। आज हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। तो इंसर्ट टैब में हमारे पास पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेजेस में 3 ऑप्शन है: कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो कवर पेज क्या होता है? देखो, जैसे मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन से आए हुए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ये। कवर पेज एक्चुअल में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो भी फाइल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो उसके पहले पन्ने पर जाकर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो जो कवर पेज होता है हमारा कवर पेज होता है वो हमेशा जो भी हमारी फाइल होती है, नोटबुक होती है या फिर बुक होती है या किसी भी प्रकार की कोई डायरी हो गई, उसका फ्रंट पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे कवर पेज का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सारे डिज़ाइन वाले ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे। इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके हम अपना कवर पेज बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ 7-8 पेज ले लेता हूँ। तो मैं अपने पेज पर आता हूँ और हमने एक कमांड सीखी थी =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये कुछ 10-12 लाइनें आ चुकी हैं। इन लाइनों को अब मैं सेलेक्ट करके कॉपी करके थोड़ा बार बार पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट 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 पेस्ट। और ये जो पेस्ट है ये मैं कंट्रोल प्लस वी की कमांड से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लगभग मैं सारी की सारी जो नॉर्मल यूज़ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर शॉर्टकट की, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो टेंशन ना लें, फिलहाल मैं बता देता हूं। अगर कंट्रोल+X यूज़ करते हैं तो वो कट करने का काम करता है, कंट्रोल+C यूज़ करते हैं तो वो कॉपी करने का काम करता है, कंट्रोल+V यूज़ करते हैं तो वो पेस्ट करने का काम करता है। तो फिलहाल मैंने काफ़ी सारे पेजेस यहाँ पे ले लिए हैं, दोबारा से और पेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पे 6 पेज आ चुके हैं। तो यहाँ देखो, ये जो मेरी विंडो है, इस विंडो में बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेजेस लिखे हुए हैं 6 ऑफ 6। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त मैं एक तो छठे पेज पर हूँ और टोटल यहाँ पे 6 पेज हैं। मैं जिस भी पेज पे अपने माउस को कर्सर को लेके जाऊँगा वहाँ पर इस तरह से मेरे को दिखाई दे देगा कि यहाँ पे 2 ऑफ 6, मतलब मैं 6 पेजों में से सेकंड नंबर पेज पर हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप को आराम से शॉर्ट आउट करने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ अपने पेज को, ताकि थोड़े से पेज मेरे को एक साथ नज़र आ जाएं। तो यहाँ पर टोटल 6 पेज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे ख्याल से अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर मैं बिल्कुल आखिरी पेज पर आ जाता हूँ। ये आप लोगों को कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कवर पेज लेता हूँ और किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे एक ये फूल सा छपा हुआ है, मैं इसी पेज को अपना फाइल का कवर पेज बनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो देखो मेरा जो कर्सर था वो बिल्कुल आखिरी पेज पे था, लेकिन फिर भी ये मेरे इस डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पर जाकर प्रिंट हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कवर पेज यूज़ करेंगे तो वो हमेशा पहले पन्ने पर जाकर अपना मतलब कि काम करके दिखाएगा। तो ये जो कवर पेज होते हैं ये कुछ तो यहाँ पे बने बनाए दे रखे हैं और हम अपना खुद का भी कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे और पढ़ने के बाद सिखाऊंगा। तो फिलहाल हम ब्लैंक पेज पे आते हैं। ब्लैंक पेज क्या होता है, थोड़ा सा अपने पेजेस को मैं जूम कर लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा
देखो ये कर्सर बिल्कुल आखिरी पेज पे ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ हैं, तो मैं कहीं भी अपने कर्सर को रख लेता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ ब्लैंक पेज की। तो ब्लैंक पेज क्या होता है, देखो जहाँ भी मैं अपने कर्सर को रखूँगा वहाँ पर एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर उसके पहले कोई डाटा होगा और उसके बाद कोई डाटा होगा, तो उन दोनों डाटा के बीच में जहाँ कर्सर है एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो एक बार तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आखिरी में ब्लैंक पेज यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वापस अंडू कर लेता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे कहीं बीच में अगर कर्सर को रख दिया होगा तो क्या करेगा, ये इससे जो पहले का जो डाटा है और इसके बाद का जो डाटा है, इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा इस तरह से। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वापस अंडू कर लेते हैं। तो ये ब्लैंक पेज समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं पेज ब्रेक की। तो देखो जिस तरह से यहाँ पे ब्लैंक पेज ने क्या किया, इन दोनों कर्सर के मतलब कि पहले के डाटा और बाद के डाटा के बीच में एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ला के रख दिया है। तो पेज ब्रेक क्या करता है कि इन दोनों को सेपरेट तो कर देगा, लेकिन बीच में जो यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया था अब वो नहीं आएगा इस तरह से। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये तीनों ऑप्शन, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वापस अंडू कर देते हैं। मैं अपनी इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो सेव करने का तरीका, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है। इसको कोई भी नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे AA नाम देने जा रहा हूँ। और यहाँ पे कहीं भी जहाँ अपने कंप्यूटर में सेव करवाना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव करवा देता हूँ। और डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव करवा दिया। तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। जैसे ही मैं सेव करवाता हूँ तो यहाँ टाइटल बार बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल जहाँ पे क्रॉस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर के जो 3 ऑप्शन होते हैं और ये जो शॉर्टकट की के जो ऑप्शन, शॉर्टकट मतलब की बटन के ऑप्शन होते हैं, यहाँ इसी बार पे, इसी बार को टाइटल बार बोला जाता है। इस बार पर हमारा यहाँ पे AA नाम से आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो दिख जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। तो हम अब बात करते हैं टेबल की। तो मैं अपने डाटा को यहाँ पे हटा देता हूँ। जो भी हमने यहाँ पे डाटा यूज़ किया हुआ था तो मैंने मिटा दिया है। बात करते हैं टेबल की। तो टेबल बनाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, थोड़ा सा मैं अपने पेज को जूम कर लेता हूँ ताकि मेरे को चीज़ें सारी क्लियर नज़र आ जाएं। उसके बाद टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे मैं जिन सेलों पे लेके जा रहा हूँ उस हिसाब से देखो आपको बैक साइड में यहाँ पे पेज के ऊपर ये टेबल बनती हुई नज़र आ रही होगी। जितनी ज़्यादा मैं यहाँ पे सेलों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो सेल होते हैं ये मेरी रो और कॉलम का काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो जितनी सेल सेलेक्ट हो चुकी हैं उतनी यहाँ पे टेबल बन चुकी है, उतनी रो और कॉलम की। तो ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर जब मैं अपने माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पर एक निशान यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप पर और एक निशान यहाँ राइट साइड में बिल्कुल बॉटम पर, ये 2 निशान बन जाते हैं। इन 2 निशानों का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं इस निशान के ऊपर माउस को लेके जाऊँगा और मैं इसको मूव करवाऊँगा तो ये जो टेबल होती है मैं इस टेबल को कहीं पर भी रखवा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जब मैं इस वाले निशान पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टेबल का साइज़ है इसको मैं अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल मैं इस वाली टेबल को हटा देता हूँ। दूसरा तरीका टेबल बनाने का, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन, ये सॉरी विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ 10 और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 6। तो मैंने यहाँ पे 10 कॉलम और 6 रोज ली हुई हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे बैक साइड में, मतलब सॉरी, मेरे पास यहाँ पेज के ऊपर यहाँ पे एक टेबल बन चुकी है। 10 कॉलम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 10 कॉलम और 6 रो की एक टेबल बन चुकी है। बाकी ये दोनों ऑप्शन वही हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तीसरा जो तरीका होता है, टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ टेबल बना, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा कर्सर है वो एक पेंसिल की शेप में आ जाएगा। और जैसे ही जैसे मैं क्लिक करके माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके जहाँ जहाँ भी जैसे मूव करवाऊंगा उस हिसाब से मेरी टेबल बनती हुई चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो समझ में वैसे तो आ ही रहा होगा। और एस्केप जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये जो पेंसिल बनी हुई है ये हट जाएगी। वापस एक नॉर्मल कर्सर की शेप में आ चुका है मेरा माउस। तो
फिलहाल मैं इस टेबल को हटा देता हूँ। तो वापस हम अपनी टेबल पे आते हैं, किसी भी ऑप्शन से आते हैं। तो फिलहाल ये सेल वाला ऑप्शन ज़्यादा इजी है, मैं इसी ऑप्शन से आ जाता हूँ। तो फिलहाल मैंने एक टेबल ले ली है, यहाँ पे ये मैंने टेबल ले ली है। देखो जब मैं अपने पेज पर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ मेन्यू बार, इस वाले बार को मेन्यू बार बोलते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इस वाले बार को मेन्यू बार बोला जाता है। यहाँ पर ये व्यू तक 7 ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इंसर्ट की हेल्प से यहाँ पे टेबल एक इंसर्ट करवा दी है और जब मैं उस टेबल के ऊपर अपना माउस क्लिक कर दूंगा तो यहाँ मेन्यू बार पे 2 ऑप्शन और आ जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट के नाम से। तो डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर हम थोड़ा सा कलर वगैरह करवाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है, डिज़ाइन। तो टेबल का कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, जैसे मान लो मैंने ये वाला, ये कुछ ऑरेंज टाइप का दिख रहा है, मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया तो उस हिसाब से यहाँ पे जो डिज़ाइन वहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ उसी हिसाब से यहाँ पे टेबल बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन होता है। जिस भी सेल पे मेरा जिस भी सेल, देखो ये सेल है ये पूरा अपने आप में तो नज़र नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। देखो यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर था उस सेल को कम्प्लीटली इसने पूरा कंप्लीट बॉर्डर बना दिया है। अगर आप पूरी टेबल पे बॉर्डर बनाना चाहते हो तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, माउस को लेफ्ट क्लिक करके और खींच देंगे, या फिर Ctrl+A यूज़ कर लेंगे अगर आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखो कंप्लीटली सारे के सारे सेल आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जिस भी सेल पे मैं रहूँगा और शेडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उस हिसाब से सेल चेंज हो रहा है। और अगर आप पूरी की पूरी सीट को अलग कलर करना चाहते हो तो शेडिंग पे क्लिक करेंगे और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। तो कलर इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो वापस टेबल पे क्लिक करेंगे, शेडिंग, बॉर्डर और ये यहाँ पे टेबल स्टाइल, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो मान लो मैं वापस इस वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ, यहाँ पे हेडर और फुटर पे जब क्लिक करता हूँ, चेक का निशान हटाता हूँ, लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन चेक लगाएंगे और हटाएंगे, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। लास्ट कॉलम पे करूँगा तो यहाँ पे लास्ट कॉलम मेरे को हाईलाइट होते हुए नज़र आ जाएगी। इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ड्रा एंड बॉर्डर का, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मैं इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक करूँगा तो ये मेरी पेंसिल की शेप में आ चुका है। तो फिर से वही बात, ये डिज़ाइन के अंदर ये ड्रा नाम से या बॉर्डर नाम से फिर से मेरे पास वही ऑप्शन आ गया जो इंसर्ट में हमने टेबल के अंदर पढ़ा था। मीन्स जब मैं डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से ये जो लाइन स्टाइल है, लाइन वेट है और ये पेन कलर है और ये ड्रा टेबल है, इन चारों ऑप्शन में से किसी पे भी क्लिक करूँगा तो मेरी ये जो कर्सर है वो पेंसिल की शेप में चेंज हो जाएगी और उस हिसाब से ये काम करेगा। मान लो मैंने ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैंने बॉर्डर बना लिया है। इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये देखो इस तरह से थिकनेस कम ज़्यादा होगी। अब मैं दोबारा से बॉर्डर बनाऊंगा तो आप लोगों को फ़र्क समझ में आ गया होगा। पेन कलर, भाई इस वक्त ब्लैक कलर आया हुआ है, कोई भी कलर ले लेंगे, मैंने रेड ले लिया और यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगा तो रेड कलर का आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। उसके बाद ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा ड्रा टेबल के ऊपर यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ जाएगी, भी यहाँ पे काम करना पेंसिल के हिसाब से शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इरेजर की। तो इरेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो मेरा कर्सर पेंसिल की शेप में आ चुका था, तो कहने का मतलब ये है कर्सर एक रबड़ की शेप में आ चुका है, इरेजर की शेप में, और जहाँ जहाँ भी मैं लेके जाऊँगा ये उस टेबल को इरेज करता हुआ चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से उस टेबल के जो 2 ऑप्शन थे जो अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि टेबल ही गायब हो चुकी है, तो समझ में आ गए होंगे। अब ये जो इरेजर यहाँ पे बनी हुई है, इसको एस्केप की मदद से, एस्केप हमारे कीबोर्ड में बिल्कुल टॉप पर लेफ्ट साइड में एक की होती है, उसको प्रेस कर देंगे और ये नॉर्मल कर्सर की शेप में हमारा माउस चेंज हो जाएगा। तो टेबल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं पिक्चर की। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर के अंदर कोई भी फ़ोटो, इमेज, किसी भी टाइप की कोई भी फ़ोटो वगैरह लेनी हो तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आराम से ली जा सकती है। अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर पे, वो जो आपको पता होगा आपके कंप्यूटर में किस हिसाब से कहाँ पे कोई पिक्चर सेव है। तो फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवा रखी है एक पिक्चर। तो जिस तरह से मान लो यहाँ पे D12 का एक लोगो है, मैंने इसी D12 के लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर से पिक्चर पे क्लिक करूँगा, फिर से डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे एक ये
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पिक्चर हो रहा है मेरे सामने। तो ये 2 पिक्चर मैंने ले लिए हैं, दिख रही होंगी आप लोगों को। तो ये 2 पिक्चर मैंने यहाँ पे ले लिया। जैसे ही मैंने पेज के ऊपर कहीं पर क्लिक किया तो यहाँ पे इंसर्ट पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, यही 7 ऑप्शन रह गए। जैसे ही मैंने किसी पिक्चर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर फॉर्मेट नाम से ऑप्शन एक और आ गया है। जैसे ही मैंने दूसरी वाली पिक्चर पे क्लिक किया तो भी फॉर्मेट का ऑप्शन फिर से आ गया। इस फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इस तरह से हम इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह करवा सकते हैं, रीकलर करवा सकते हैं, पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरी पिक्चर हम यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीसेट पिक्चर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज किया होता, मान लो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, ये थोड़ा सा डार्क कर दिया, और जैसे ही रीसेट क्लिक करूँगा तो जो ओरिजिनल पिक्चर हमने पहले ली थी ये उसमें चेंज करके मेरे को दे देगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर स्टाइल के अंदर किस फ्रेम में आप अपनी इस पिक्चर को डालना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर की शेप, अगर आप पिक्चर की कोई दूसरी शेप लेना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये प्लस का निशान है, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो एक प्लस के निशान की शेप में यहाँ पे पिक्चर अपने आप बन चुकी है। तो वापस इस शेप पे क्लिक करेंगे। पेज पे बॉर्डर देना चाहते हो तो पेज पे बॉर्डर हम इस तरह से दे देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे को बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि रेड टाइप का हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन भी नज़र नहीं आ रहा है तो फ़िलहाल मैं इसका कलर ये कुछ ब्लू कलर का है, इसको कर देता हूँ। अब ये नज़र आ रहा होगा लेकिन अभी भी बहुत कम नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर पे दोबारा से क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेट का ऑप्शन होता है, वेट मीन्स हमारी जो थिकनेस कम ज़्यादा है उसको कर लेंगे। और जैसे ही मैं थोड़ी सी ज़्यादा वाली पे क्लिक कर दूँगा तो अब आप लोगों को जो हमने ब्लू बॉर्डर अभी लिया था इस पिक्चर के लिए, वो इस तरह से इतना चौड़ा जो भी है थिकनेस ज़्यादा नज़र आ रही होगी आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट डाल सकते हो आप। शैडो बना सकते हो, जैसे शैडो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को बैक साइड में शैडो दिख रही होगी, और यहाँ पे शैडो ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो शैडो को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं कलर के हिसाब से। ये आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो शैडो है वो उस हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये सारा काम आप खुद कर सकते हो। रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता हुआ अपनी इमेज के साथ में यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये D12 की ये तो पिक्चर है, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। ये D12 की पिक्चर है और यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे आराम से दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको डार्क करके देख लेते हैं रिफ्लेक्शन में, तो मेरे ख्याल से अब आपको लोगों को रिफ्लेक्शन नज़र आ गया होगा। ये बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप लोग आराम से इनका यूज़ करके देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है कि भाई आप पेज के ऊपर अपने इस पिक्चर को कहाँ सेट करना चाहते हो। तो इस पेज को मैं बिल्कुल छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखो इस हिसाब से यहाँ पे जहाँ आपका मन करे पेज पे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे उस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, और अपने माउस की हेल्प से भी आप इधर उधर पिक्चर को रख सकते हो, या फिर पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जब आप अपने एरो की को अप डाउन करोगे तो भी आपकी पिक्चर मूव हो जाएगी। ये आप लोगों को मूव होती हुई नज़र आ रही होगी, तो मैं की प्रेस कर रहा हूँ। तो वापस अपने पेज के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं और इस पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। फॉर्मेट पे वापस क्लिक कर देते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक ये 2 ऑप्शन होते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर ली हुई है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये जो लोगो है इसके ऊपर ला के ऐसे रख देता हूँ, लेकिन लोगो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो छिप जाएगा, सेंड टू बैक करूँगा तो वापस आ जाएगा, और जो मेरी पिक्चर है वो उसके पीछे चली जाएगी। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापस ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो अब वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन ये काम तभी करेंगे जब मेरे पास 2 पिक्चर होंगी, क्योंकि एक पिक्चर होगी तो उसको क्या तो मैं किसी के आगे फ्रंट में करूँगा और क्या किसी के बैक में करूँगा। तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग की।
तो टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पे मेरे सामने कुछ डाटा आ चुका है। तो मैं किसी भी एक पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। इस पिक्चर के साथ इस टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट करूं, इसी चीज़ को बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो पिक्चर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी डाटा के साथ, स्क्वायर पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, टाइट पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, बैक साइड में चला गया है डाटा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। तो जिसने क्या किया है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब मेरे डाटा को पीछे की तरफ से छुपा दिया है। तो किस तरह से आप अपने डाटा को और पिक्चर को मैनेज करना चाहते हो, तो वो सारे के सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, बिल्कुल आराम से करके देखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक क्लिक में आराम से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि इस पेज के ऊपर अपने डाटा, ये जो भी डाटा है या पिक्चर है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो राइट साइड में चला जाएगा, सेंटर में करूंगा तो सेंटर में चला जाएगा, लेफ्ट में क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में, एक तरह से पोजीशन सेट करने का ही काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अलाइन समझ में आ गया होगा। तो अपने सारे के सारे डाटा को मैं मिटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब बात करते हैं वापस पिक्चर को, तो पिक्चर मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, इस तरह से पिक्चर लेते हैं। बाकी जो ऑप्शन वहाँ पे रह गए थे अभी दोबारा से आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक आर्ट पे क्लिक करते हैं। तो क्लिप आर्ट में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गर्ल टाइप किया और जैसे गो पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी गर्ल से रिलेटेड पिक्चर मेरे इस कंप्यूटर में होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और क्लिप आर्ट वाली, क्योंकि क्लिप आर्ट मतलब एक तरह से मतलब हाथ से बनाई हुई कुछ पिक्चरों को क्लिप आर्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ कार, और अगर कार से रिलेटेड इस तरह की कोई पिक्चर होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम पिक्चर ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं पिक्चरों को डिलीट कर देता हूँ। तो देखो ये सारे ऑप्शन वही थे जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे। तो हमने 2-3 ऑप्शन छोड़ दिए थे, अब वो इसकी हेल्प से कर लेते हैं। ग्रुप क्या होता है भाई, देखो ग्रुप का अपने आप में मतलब होता है कम से कम जहाँ पे 2 चीज़ें होंगी उसी चीज़ को तो ग्रुप बोलेंगे, सिंगल को तो कभी ग्रुप बोल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल पिक्चर है, तो कम से कम 2 पिक्चर होनी चाहिए तब जाकर ग्रुप बनेगा, तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ और इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। तो मैंने 2 पिक्चर लेने के बाद भी मैंने ये नोटिस किया कि जो ग्रुप ऑप्शन है वो अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जब मैं अपने माउस को इस पिक्चर के ऊपर लेके आता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है और ये अनसेलेक्ट हो जाता है। जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये बिना सिलेक्शन के हो जाता है और ये सिलेक्शन के हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर लूँगा तब तक ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कंट्रोल की, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और शिफ्ट ये 2 की होती हैं, इनको प्रेस करने के बाद मैं एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस कर दी है और जैसे ही मैं किसी भी दूसरी शेप के ऊपर या पिक्चर के ऊपर लेके जाऊंगा, ये मेरा माउस है यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक दूसरे डिज़ाइन से, में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों की दोनों पिक्चर सिलेक्ट हो जाएंगी। लेके जाता हूँ तो इस तरह का निशान में चेंज हो जाता है और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इस पिक्चर पे जाएंगे ये सिलेक्ट हो जाएगी, इस पिक्चर पे जाएंगे ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो समझ ये दोनों सेलेक्ट हो चुकी हैं। और ये जो ग्रुप ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। ग्रुप में क्या होता है कि अब ये दोनों एक तरह से पेयर बन चुके हैं। अब अगर मैं इस पिक्चर को मूव करवाऊंगा तो ये जो साथ में जो दूसरी पिक्चर है वो भी ऑटोमेटिक मूव होनी शुरू हो जाएगी। देखो अगर मैं किसी सिंगल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ यही पिक्चर मूव होती है, यही पिक्चर मूव हो रही है। लेकिन अगर कंट्रोल की हेल्प से अगर मैंने दोनों पिक्चरों को सेलेक्ट कर लिया है तो अब ये दोनों की दोनों एक साथ पिक्चर मूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट में ग्रुप वाला ऑप्शन जो होता है वो हाईलाइट नहीं होता, लेकिन काम उसी तरह से करता है। ये ग्रुप जो ऑप्शन है ये हमारा शेप वाले ऑप्शन में हाईलाइट हो जाता है, लेकिन काम उसको भी उसी तरीके से करना होता है। तो जब हम शेप पे आएंगे तब समझेंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं दोनों को 2 से ज़्यादा अगर पिक्चर है मेरे पास
ये मैंने ये वाली पिक्चर भी सिलेक्ट कर ली, ये वाली पिक्चर भी सिलेक्ट कर ली। अब ये तीनों एक साथ मूव हो सकती हैं, एक साथ इनका साइज़ भी चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं इन तीनों पिक्चर को एक साथ डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं शेप की। तो शेप पे आएंगे, ये अलग अलग टाइप की शेप होती है हमारे सामने। कोई भी शेप ले लेंगे। तो ये वाली शेप ले ली हमने। जैसे मैंने ये शेप ली, यहाँ पे फिर से फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हमारे सामने कुछ दूसरी तरह की शेप लेने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है कि भी अगर आप इसमें कुछ टाइप करना चाहते हो, एडिट टेक्स्ट नाम से ऑप्शन है ये। तो देखो, जब मैं कोई भी नई शेप लेता हूँ तो उसमें मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये लिखने की परमिशन मेरे को दे चुका है। मैं किसी भी शेप में अब लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया, तो सर्कल में बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे लिखने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मैं इस पिक्चर को, मतलब इन दोनों शेपों को डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से एक नई शेप ले रहा हूँ। तो मैंने एक ये शेप ले ली है और एक शेप मैंने ले ली है एडिट टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये टेक्स्ट बॉक्स नाम से जो ऑप्शन है, ये एडिट टेक्स्ट वाला, मतलब ऑलरेडी पहले से ही लिखने के लिए ऑप्शन है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये शेप तो होगी हमारी नॉर्मल। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आए हुए हैं, और जब मैं दूसरी वाली शेप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने बिना टेक्स्ट वाले शेप पे क्लिक किया तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। इस तरह से मैं इनके कलर को चेंज वगैरह कर सकता हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा होगा बैक साइड में। शेप को अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। आउटलाइन मतलब एक तरह से बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर नहीं दिख रहा हो तो उसका वेट पे जाएंगे। ये सारी बातें आप अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पे शेप को चेंज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये जो ये वाला जो ऑप्शन है ये किस लिए होता है भाई? एक तो शेप चेंज करनी हो तो यहाँ पे आप शेप को चेंज कर सकते हो, सॉरी नई शेप ले सकते हो। और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखने की परमिशन दे देगा। अब जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे, सॉरी एडिट टेक्स्ट पे यहाँ पे जब मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा, अब ये कह रहा है कि भी टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ रखना चाहते हो। तो आप लोगों को मूव होता हुआ मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन बन चुका है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सारी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़, अपने हिसाब से कोई भी कलर वगैरह भरना हो अपने इस बॉक्स के अंदर, किसी भी शेप के अंदर, उस हिसाब से डाल सकते हो। ये वही शेप में फिल करना, आउटलाइन चेंज करना, शेप को चेंज करना, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। उसके बाद शेडो। तो फिलहाल एक दूसरी नई शेप ले लेते हैं। और इस शेप का एक कलर चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं शैडो के ऊपर। तो शैडो पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग टाइप के कुछ शैडो हैं। और जैसे ही मैं इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन पे क्लिक करूँगा तो आप लोगों को शैडो मूव होती हुई नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से आप अपनी शैडो को मूव करवा सकते हो, लेफ़्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में। इसको 3D शेप में देना चाहते हो तो 3D शेप में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद इस 3D शेप को किस तरफ रोटेट करना चाहते हो तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। इस 3D शेप के जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आराम से। ये सारे के सारे ऑप्शन है 3D शेप के। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पोजीशन की। तो वही सेम चीज़ है, पोजीशन इधर उधर दाएं बाएं करना, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, वही सेम। 2 पिक्चर कम से कम होनी चाहिए तब काम करेगा। टेक्स्ट रैपिंग वही सेम चीज़, जब तक मेरे पास टेक्स्ट नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। मीन्स टेक्स्ट के साथ पिक्चर को एडजस्ट करना। अलाइनमेंट वही सेम चीज़, अपने इस पिक्चर को दाएं बाएं कहाँ रखना चाहते हो। ग्रुप, अगर मेरे पास 2 शेप हैं तो कंट्रोल की हेल्प से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ग्रुप जो ऑप्शन है वो अब हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देंगे
तो अब इसने क्या किया, शेप को एक कंप्लीट पैक बना दिया है। और मैं कहीं भी मूव करवाऊंगा तो ये दोनों शेप एक साथ मूव होंगी। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके हो। वापस इसको तोड़ना चाहते हो तो ग्रुप में यहाँ पे अनग्रुप कर देंगे। यहाँ पे अब ये पिक्चर अपने आप में अलग हो चुकी है और ये पिक्चर अपने आप में अलग हो चुकी है। वापस यहाँ पे जाएंगे, रीग्रुप कर देंगे, तो अब फिर से एक कंप्लीट पैक बन चुका है किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ पे जो डॉट डॉट है इनको मैं जिस तरह से मूव करवाऊंगा उस हिसाब से दोनों का साइज अपने हिसाब से एक साथ चेंज होगा। पेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं जिस भी डायरेक्शन में इनको अप डाउन करवाऊंगा ये उसी डायरेक्शन में एक साथ मूव हो जाएंगे। एक से ज़्यादा पिक्चर भी मैं शेप भी मैं ले सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे साइज़ का एक ऑप्शन है कि भी आप अपने इस शेप का कितना साइज़ हाइट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो या फिर विड्थ के हिसाब से रखना चाहते हो। तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट के ये कुछ ऑप्शन थे, बहुत ही आसान ऑप्शन है, समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल मैं अपने इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। वापस हम इंसर्ट टैब पे आते हैं, बात करेंगे स्मार्ट आर्ट की। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर हैं। यहाँ पे एक तरह से शेप है ये। तो ये कुछ बनी बनाई शेप है, ये एक तरह से ग्रुप है ये शेप का। ये जैसे मुझे साइकिल ड्रॉ करनी है तो मैं मान लो इस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये एक बार में इतनी सारी शेप यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसमें से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना अपने हिसाब से, तो मेरे ख्याल से चेंज होता हुआ नज़र आ गया होगा। ये अलग अलग उसी हिसाब से हैं। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट एंड जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डिज़ाइन फॉर्मेट नाम से फिर से दो ऑप्शन आ गए हैं। अगर मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो उसके कलर वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। फॉर्मेट में इसके अंदर के कलर वगैरह चेंज करने या फिर भाई टेक्स्ट का किस हिसाब से कलर होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सारे के सारे बिल्कुल वही नॉर्मल बातें हैं जो भी हम थोड़ी देर पहले सीख के आए थे। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फिलहाल मैं स्मार्ट आर्ट को हटा देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट क्या होता है, ये चार्ट यहाँ पे हमारे पास कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टोक, सरफेस, ये अलग अलग टाइप के कुछ चार्ट हैं। तो किसी भी चार्ट पर जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमें एक चार्ट एग्जाम्पल के तौर पे फ़िलहाल हमें इस तरह से बना कर दे देगा। तो आप लोग ध्यान दो कि जैसे ही इसने यहाँ पे चार्ट मेरे को बना के दिया तो इसने साथ में एक एक्सेल की सीट और ओपन कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो चार्ट किस चीज़ पे काम करता है, चार्ट हमारा कैलकुलेशन पे काम करता है। तो कैलकुलेशन कभी भी हम वर्ड के अंदर नहीं करते, हमेशा हम एक्सेल के अंदर करते हैं। तो जो भी चार्ट की जो भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होंगी वो हमेशा एक्सेल की सीट में चली जाएंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इसी तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं कैटेगरी 1 में जाकर 4.3 की जगह यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो उस हिसाब से मेरे ग्राफ में चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चार्ट में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैलकुलेशन में जैसे जैसे यहाँ पे चेंजेस आएंगे ग्राफ में या चार्ट में यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो वापस मैं अपनी एक्सेल की सीट को डिलीट कर देता हूँ, काट देता हूँ और चार्ट को भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब वापस आते हैं हम अपने कवर पेज पे। तो कवर पेज के लिए हमें इन 2-3 ऑप्शनों का समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, जो कि अब अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि अलग अलग टाइप की यहाँ पे शेप होती है। तो अब हम यहाँ पे अपने पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। एक शेप लेता हूँ भाई मैं, यहाँ पे मैंने ये वाली शेप ले ली। इसके अंदर भाई मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है, ये कुछ इस टाइप का मैंने ये कलर बना दिया है। एक शेप और ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, और इसके अंदर भाई मैं लिखने की परमिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अभी नोटबुक। तो काफ़ी छोटा है तो उसको हम होम में जाके यहाँ पे उसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये इसको सेंटेंस केस में जाके हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मिड में कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। यहाँ पे हम इसको जिस भी कलर में देना चाहते हैं कलर में दे देंगे। ये जो शेप हमने बनाई हुई है फॉर्मेट में जाके हम अपने हिसाब से इसका शेप का भी कलर चेंज कर सकते हैं
उसके बाद फिर से इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप और ले लेते हैं हम, तो स्क्वायर वाली ले लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और डाल देते हैं, एक शेप और ले लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 2020। तो काफ़ी छोटा है तो इसको हम सिलेक्ट करके साइज़ को बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं और ये जो शेप हमने ली थी फॉर्मेट में जाके इसका भी हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो फिलहाल ये मैंने कुछ नॉर्मल सा एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। अब इसको आप अपने हिसाब से कुछ और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप लोग आराम से सीख चुके हो। तो करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, कवर पेज पे जाएंगे, यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपने इस ऑप्शन, ये जो भी आपका पेज है, इस पेज के ऊपर जो भी आइटम है वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसको ZZ नाम से नाम दे दिया और ओके कर दिया है। कवर पेज में जाके हम चेक करेंगे तो ये कवर पेज जो भी अभी हमने डिज़ाइन किया है यहाँ पे ये बन चुका है। तो फिलहाल ये अधूरा दिखाई दे रहा है तो इसको डिलीट कर लेते हैं हम एक बार, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो ये आप लोगों को नज़र आ गया होगा। अब ये पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी सिस्टम में, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो देखो ये जेड नाम से हमने अपने कवर पेज को बनाया था तो यहाँ पे वो कवर पेज आ चुका है। तो फिलहाल ये जो डिज़ाइन हमने अभी खुद से क्रिएट किया था इसको कर देते हैं डिलीट। तो फिलहाल मेरा पेज बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल में कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बार बार। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास 4 पेजेस हैं। इंसर्ट में जाएंगे, कवर पेज पे क्लिक करेंगे और फिलहाल जो मेरा कर्सर है वो बिल्कुल आखिरी पेज पे है, या कहीं और रख लेते हैं। फिलहाल मैंने इसको 3rd पेज पर रख लिया है। ये पहले पैराग्राफ, सॉरी दूसरे या तीसरे पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे क्लिक मतलब ब्लिंक करता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो कवर पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने कवर पेज यहाँ पे डिज़ाइन किया था वो कवर पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कवर पेज अब दोबारा से प्रैक्टिस हो चुकी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। खुद का कवर पेज भी हम बना सकते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं लिंक्स की। तो फिलहाल ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं उनको कर देते हैं डिलीट। अपने पेज को थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। अब लिंक में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक क्या होता है? देखो हम हर रोज़ हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल दूसरी फाइल के साथ अटैच होनी। तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल बना देता हूँ, मैं यहाँ पे ASDFG कोई भी नाम ले लिया मैंने, ऐसी इस नाम की मैंने फाइल बनानी है ASDFG। इसको ओपन किया और इसके अंदर कुछ मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये इस तरह से मैंने कुछ काम किया अपनी एक फाइल के अंदर। तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। अब हाइपरलिंक की हेल्प से मैं यहाँ अपने इस पेज पर एक लिंक बनाऊंगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे यहाँ पे हमारे सामने ASDFG नाम से हमने अपनी फाइल को सर्च कर लिया है और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा लिंक क्रिएट हो जाता है। जब मैं अपने माउस को इसके पास लेके जाऊँगा तो एक मैसेज आ जाता है कि कंट्रोल+क्लिक। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जैसे ही मैंने कंट्रोल की प्रेस की तो जो मेरा कर्सर है वो एक हाथ की शेप में चेंज हो जाता है। और जैसे ही वो एक हाथ की शेप में चेंज हो जाए, मैं अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मेरे सामने वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी ASDFG नाम से।
तो ये एक लिंक क्रिएट करने के काम आता है कि भाई यहाँ से मैं डायरेक्टली किसी दूसरी फाइल को ओपन कर सकूँ। तो इंटरनेट में भी हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक को ही। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता था कि हाइपर लिंक क्या होता है तो आज वो अच्छे से समझ में आ गया होगा उन लोगों को। तो इस वाली फाइल को मैं हटा देता हूँ, इस लिंक को भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब बात करते हैं बुक मार्क की। तो बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क के अंदर हम एक तरह से अपने इस पेज के ऊपर एक किसी भी टेक्स्ट के लिए, लोकेशन के लिए या पैराग्राफ के लिए एक तरह का रिमाइंडर सेट करते हैं कि इन फ्यूचर या फिर कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं फटाक से बुक मार्क की हेल्प से पर्टिकुलर उस सिलेक्शन किए हुए ऑप्शन के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर मैं फटाक से चला जाऊं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे =RAND की हेल्प से यहाँ पे कुछ लाइनें टाइप कर ली हैं। थोड़ा सा अपने इस टेक्स्ट को मैंने बड़ा कर लिया है और अपने पेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो देखो यहाँ पर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में यहाँ पे कोऑर्डिनेट नाम से एक वर्ड है। इस कोऑर्डिनेट वर्ड को मैं इन फ्यूचर मीन्स ऐसे एज ए रिमाइंडर या मेमोरी में फीड करना चाहता हूँ। तो हो सकता है मैं आज तो इस चीज़ को याद कर लूँगा और कल को मेरे को कोऑर्डिनेट वर्ड याद ना रहे कि था क्या, मेरे को नहीं ध्यान। तो हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट वर्ड को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, बुक मार्क पे जाएंगे और इस सिलेक्शन किए हुए को एक नाम दे देंगे। जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया A1 और फिर हम इसको करवा देंगे ऐड और फिर हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे और यहाँ से काट देंगे। हमारी फाइल का नाम है AA, तो मैंने यहाँ पे AA फाइल को फिर से ओपन किया। तो फिलहाल मेरे को नहीं पता कि मैं किस वर्ड को मैंने एज ए रिमाइंडर सेट किया था या मैं कहाँ था, मुझे नहीं ध्यान। तो मैं वापस इंसर्ट पे जाऊंगा, बुक मार्क पे जाऊंगा और A1 को सेलेक्ट करके गो टू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो ये तुरंत मेरे को उस वर्ड पे ले जाकर छोड़ देगा जहाँ पर मैंने बुक मार्क की मदद से वो लोकेशन सेट की थी। तो मेरे ख्याल से बुक मार्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? एक लिंक क्रिएट करना अपनी फाइल के अंदर, उसी फाइल के अंदर जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ। हाइपरलिंक क्या करता है? हाइपरलिंक किसी दूसरी फाइल के लिए लिंक क्रिएट करता है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? एक इस तरह का लिंक क्रिएट करता है जो उसी फाइल में काम करेगा, उसी फाइल के लिए काम करेगा। तो अभी इसको अच्छे से समझते हैं। तो फिलहाल मैं अपने इस सारे डाटा को रिमूव कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो दोबारा से =RAND की कमांड लेकर मैंने कुछ लाइनें टाइप कर ली हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, पेज को छोटा कर लेते हैं और इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज की हेल्प से एक नया पेज ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो ये 3 पैराग्राफ है मेरे पास और ये इंग्लिश के कुछ पैसेज हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3 बना दिया और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 बना दिया और इसको भी थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ के अंदर ये 2 लाइनें हैं, ये इस क्वेश्चन 1 का आंसर है। तो अब दोबारा से बुक मार्क पे आते हैं। तो हमें याद हो बुक मार्क क्या करता था, किसी भी पैराग्राफ को, लाइन को या किसी भी सिलेक्शन किए हुए टेक्स्ट को एज ए रिमाइंडर सेट कर देता था मेमोरी के अंदर। तो मैंने इन 2 लाइनों को आंसर 1 के नाम से सेव करवा दिया है, ऐड करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि ये जो 3 लाइनें हैं ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो बुक मार्क पे गया मैंने और यहाँ पे आंसर 2 कर दिया और ऐड करवा दिया। ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है
वो ये 4 लाइनें या 5 लाइनें जितनी भी सिलेक्ट हो गई हैं, और बुक मार्क की हेल्प से मैंने इसको आंसर नंबर 3 कर दिया और ऐड करा दिया। मतलब अब बुक मार्क में मेरे पास 3 तरह के सिलेक्शन हो चुके हैं। ये अभी आधा काम हुआ है, अभी ये बुक मार्क ने अपना काम किया है। अब वापस आते हैं क्रॉस रेफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। मुझे याद है, देखो जब हम नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाई करते हैं तो टीचर्स जो होती हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि भाई ये पहली 2 लाइनें इनको मार्क कर लो पेंसिल से, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है या दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो हम पेंसिल से मार्क कर लेते थे। तो वो मार्किंग करने वाला ऑप्शन ही बुक मार्क के अंदर बनाया हुआ है, तो वापस हम अपनी फेयर कॉपी में उतार लेते थे। तो अब ये मान लो कि ये जो पेज है ये मेरा फेयर कॉपी का नोटबुक का पेज है, तो यहाँ कैसे उतारेंगे? तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम उस सिलेक्शन को, उस रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैंने उन क्वेश्चन को सेव करवाया था। तो मैंने बुक मार्क के अंदर सेव करवाया था। जैसे ही मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 नाम से 3 ऑप्शन आ गए हैं। तो वापस हम आके अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे हमने बुक मार्क रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिया है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हूँ, तो आंसर नंबर 1 सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया और क्लोज कर दिया। तो यहाँ से उसने डाटा को उठाकर मीन्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा दिया है उस आंसर नंबर 1 को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा आंसर नंबर 1। तो वापस आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वापस क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। अब की बार आंसर नंबर 2 जो सिलेक्शन किया था हमने उसको इंसर्ट करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, आंसर नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, फिर से इंसर्ट करवा देंगे, फिर क्लोज कर देंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लेंदी लगेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस। अब इसके अंदर देखो, जैसे मैं अपने माउस को क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से जो डाटा यहाँ पे पेस्ट होके आया है उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाता है कि कंट्रोल के साथ अपने लिंक पर जा सकते हो। तो जैसे मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो जहाँ से ये डाटा कॉपी होके आया था मेरा कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाएगा, या फिर मैं डबल क्लिक करके भी जा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर की। तो मैं थोड़ा सा पेज को दोबारा से और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पेज जो है मेरा वो इतना बड़ा है, लेकिन इस पेज पे मैं लिख सिर्फ वहीं तक सकता हूँ जहाँ तक मेरे को परमिशन होती है। किस तरह की परमिशन? तो फिलहाल मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट। देखो मैं ये जो आखिरी वाली लाइन है जो आपको सिलेक्ट होती हुई दिख रही होगी, इसके बाद नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ, और ना ही मैं इस लाइन से ऊपर लिख पा रहा हूँ। तो ये कारण क्या है? इससे ऊपर वाले सेक्शन को बोला जाता है हेडर और इससे नीचे वाले सेक्शन को बोला जाता है फुटर। तो ये जो ब्लू पोर्शन यहाँ पे स्केल में मेरा माउस यहाँ पे हिलता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, इसके सामने जाकर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेडर और फुटर मेरे सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। जैसे पेज पे मैं दोबारा से डबल क्लिक करूंगा तो हेडर और फुटर गायब हो जाएंगे। अब हेडर और फुटर किस लिए यूज होते हैं? देखो हर पेज पर जो भी डाटा हम लिखते हैं वो अलग अलग तरह का होता है, लेकिन कुछ चीजें पेज पर ऐसी हो जाती हैं जिनको मैं एक बार लिखूं और वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं पेज पे कि वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमारा नोटबुक का या मतलब जो चैप्टर होता है उसका जो चैप्टर का जो नाम होता है वो एक जैसा होना चाहिए पेज पे। ऐसा नहीं है कि भी इस पेज पे जो चैप्टर चल रहा है वो दूसरे नाम का चल रहा है, चैप्टर वही चल रहा है लेकिन यहाँ पे दूसरा नाम चल रहा है, चैप्टर वही चल रहा है लेकिन नाम यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे कंप्यूटर नाम का अगर चैप्टर है और उसमें 10 पेज हैं तो यहाँ पे भी कंप्यूटर लिखा दिखेगा, यहाँ ऊपर कंप्यूटर लिखा दिखेगा, यहाँ पे ऊपर भी कंप्यूटर लिखा दिखेगा। तो वो टेक्स्ट जो बार बार मेरे को चाहिए हर पेज पर, उसके लिए मैं हेडर और फुटर का यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने हेडर और फुटर पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा हेडर और फुटर यहाँ पे हाईलाइट हो गए आगे हैं। यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैं लिख एक पेज पर रहा हूँ लेकिन तीनों पेजों पर टाइप हो रहा है। तो वो चीज़ जो मुझे हर एक पेज पर चाहिए उसके लिए मैं हेडर या फुटर का यूज़ करता हूँ। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आप पहले पन्ने को अलग बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस पहले पेज का हेडर और फुटर अब अलग रह जाएगा, लेकिन बाकियों का सेम रह जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ पेजेस और ले लेता हूँ, तो फर्स्ट पेज को छोड़कर बाकी के जितने भी पेज हैं वो सेम तरीके से एडिट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, कि भाई ओड पेज के डाटा अलग दिखें और इवन पेज का जो डाटा हेडर के ऊपर वो अलग दिखे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर दूंगा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जो इवन वाले पेज है वो अपनी कैटेगरी के अलग बन चुके हैं और जो ओड वाले पेज है वो अपनी कैटेगरी के अलग बन चुके हैं। जैसे मैं इस पर लिखने की कोशिश करूँगा तो अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पे टाइप होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो हेडर और फुटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वापस इंसर्ट पे आते हैं, अपने इस पेज को थोड़ा सा वापस जूम आउट कर लेते हैं। Ctrl+A की हेल्प से अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से भी मैं अपने हेडर और फुटर को ओपन कर सकता हूँ, ये इस तरह से। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डबल क्लिक करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा हेडर और फुटर के अंदर। तो हेडर और फुटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं पेज नंबर की। तो अगर आप अपने पेज पर पेज नंबरिंग चाहते हो तो आप लोगों को इंसर्ट पे जाकर यहाँ पेज नंबर पे क्लिक करके इन ये जो अलग अलग ऑप्शन है इन पे किसी पे भी सिलेक्शन कर देंगे, उस हिसाब से यहाँ पे पेज नंबर हेडर या फुटर के अंदर लिखे आ जाएंगे। अगर आप पेज नंबर पे टॉप ऑप्शन को यूज़ करोगे तो वो हेडर में अपने पेज नंबर को टाइप करता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप बॉटम पे क्लिक करोगे तो वो फुटर के अंदर दिखाई देगा। ये दोनों मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब पेज थोड़े से ज़्यादा ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेजेस हैं, और ये 6 के 6 पेजों पे यहाँ पे नंबरिंग भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अगर मैं 5वें पेज पर जाऊँगा तो 5वें पेज पे, चौथे पेज पे जाऊँगा चौथे पेज पे, थर्ड पेज पे जाऊँगा तो थर्ड पेज पे, सेकंड पेज पे जाऊँगा तो सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे जाऊँगा तो फर्स्ट पेज पे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, समझ में आ गए होंगे। तो वापस अपने पेज को एक साइज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। पेज नंबर पे जाएंगे, पेज नंबर को रिमूव कर देंगे यहाँ से हम। तो हमने अपने पेज नंबर को रिमूव कर दिया है। तो हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। तो ये जितने भी पेज मैंने लिए थे मैं इन सभी पेजों को डिलीट कर देता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास एक ही पेज रह गया है समझने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के टेक्स्ट बॉक्स हैं। ये हमें फाइल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे शेप पे जाएंगे, कोई भी हमने शेप ले ली, उस शेप के अंदर हमने टाइप करने के लिए परमिशन मांगी। अब इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ कलर करवाऊँ, फिर यहाँ पे उस बॉक्स को फिल करवाऊँ, और भी कुछ अलग अलग काम जो मैं चाहता हूँ वो करवाऊँ। टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑलरेडी डिजाइन पड़े हुए हैं। ये सारा का सारा काम ये एक ही बार में मेरे को करके दे देगा, कि आप लोगों को इतनी परेशानी करने की जरूरत नहीं है। अपन चुपचाप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और कोई भी बॉक्स ले लेंगे। तो कुछ बॉक्स हम अपने खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कवर पेज बनाया था। तो खुद का कोई भी बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे सेव सिलेक्शन का बिल्कुल आखिरी में ऑप्शन है, और उस बॉक्स को सेव करवा देंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे मैं एक आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया है,
और इस सर्कल में मैंने ये वाला कलर ले लिया है और इसको मैंने लिखने की परमिशन दे दी है। और इस बॉक्स को मैं ले लेता हूँ एक दूसरे सर्कल के अंदर, और उस सर्कल का कलर मैं कर देता हूँ ये ब्लू, और इसको कर देता हूँ मैं बैक, ताकि ये दोनों पिक्चर मेरे को नज़र आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने अपना एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है कि जिसको मैं एकदम से क्लिक करूँ तो ये बना बनाया मेरे को नज़र आ जाए, बार बार बनाने की मेरे को जरूरत ना पड़े। जब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूँ तो वो रेड कलर का होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं उस टेक्स्ट को लिखता चला जाऊँ तो वो येलो कलर की लाइन होनी चाहिए। इस तरह से मैंने कुछ सिलेक्शन दे दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+A की हेल्प से मैंने सभी बॉक्सों को सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देंगे। जैसे मैंने नाम दे दिया MM, और ओके कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये जो भी हमने बॉक्स क्रिएट किया है ये हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक नया बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। दोबारा से बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे ये सारी की सारी लिखने की परमिशन मेरे को मिल चुकी है। वो येलो वाला कलर जो है वो शायद सिलेक्ट नहीं हो पाया था मेरे ख्याल से अच्छे से। जो भी है आप देख लेना, या हो सकता है वो सिलेक्ट हो चुका होगा तो वैसे नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं फॉर्मेट के अंदर। इसको नो फिल कर देते हैं। तो ये देखो, हो सकता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा इसके अंदर। तो फिलहाल आप समझ चुके होंगे कि इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स लेकर एक ही बार में टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो बॉक्सेस बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं क्विक पार्ट की। तो क्विक पार्ट क्या होता है, कुछ मैटर ऐसा होता है जो मेरे को डेली रूटीन में लिखना होता है, और हर रोज़ वही डाटा जो मुझे हर रोज़ लिखना हो उसको मैं क्विक पार्ट के अंदर सेव करवा दूंगा। जैसे मान लो =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये डाटा वो है जो मेरे को डेली टाइप करना है। अगर डेली ही टाइप करना है तो मैं इस डाटा को क्विक पार्ट के अंदर सेव करवा दूंगा। तो जैसे मान लो इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें भी लगा देता हूँ। मान लो मैंने इसको एक कलर दे दिया ग्रीन कलर, और बोल्ड कर दिया मैंने इसको मैंने अंडरलाइन भी करवा दिया है, और इसका मैंने साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ये वो टेक्स्ट है जो मेरे को डेली की डेली बिल्कुल इसी डिज़ाइन में इसी फंट के साथ चाहिए होता है। इसको मैंने फाइल को सेव कर दिया है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव सिलेक्शन का फिर से ऑप्शन आ जाएगा, और इसको मैं किसी भी नाम से, मान लो मैंने इसको क्यू नाम से इसको सेव करवा दिया। इस डाटा को कर दिया मैंने डिलीट। यहाँ पे क्विक पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्विक, ये जो क्यू नाम से यहाँ पे मेरा डाटा है वो सेव हो चुका है। ये पेज मेरा बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे ही क्विक पार्ट पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो डाटा मेरे सामने इस तरह से आ जाएगा एक ही क्लिक के अंदर। वो सारा का सारा फॉर्मेट बना बनाया सब कुछ जो मैंने वहाँ पे डिज़ाइन किया था वो उसके अंदर सेव हो चुका था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा क्विक पार्ट भी अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं वर्ड आर्ट की। तो वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बने हुए हैं। किसी भी डिज़ाइन पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ D2L, और फिर हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बन के आ जाएगा जो हमने वहाँ पे सिलेक्शन दिया है। अगर इस डिज़ाइन में अगर आप किसी दूसरे डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये सारे वही ऑप्शन हैं जो हमने फॉर्मेट के अंदर काफ़ी देर पहले थोड़े से समझे थे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। एक आधा कोई अगर नया ऑप्शन होगा तो वो आप लोगों को एक ई क्लिक में समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो इसको आप इसमें हटा देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे ड्रॉप कैप की। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, देखो ड्रॉप कैप
इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। पेज का जो साइज है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये जो टेक्स्ट है उसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं। इन 3 पैराग्राफ में अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं तो इंसर्ट में ये जो ड्रॉप कैप है ये हाईलाइट नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये ड्रॉप कैप हाईलाइट तब होता है जब मैं किसी टेक्स्ट पर क्लिक करूं। अब देखो ये हाईलाइट हो गया है। ड्रॉप कैप के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, नन, ड्रॉप और इन मार्जिन। देखो जब मैं नन पे होता हूं तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी चेंज हुआ नहीं दिख रहा होगा। जब मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसका बिल्कुल फर्स्ट लेटर इस तरह से नजर आ जाएगा। इन मार्जिन में इस तरह से नजर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हम 2 ऑप्शन और होते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है कि देखो ये जो ओ है इसने 1 2 3 लाइनों के लिए अपनी जगह बनाई है। इससे ज़्यादा या कम करना मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज 1 होगा और मैक्सिमाइज हम 10 लाइनों तक कवर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन टू ड्रॉप का ऑप्शन आता है। अगर मैं इसको 10 तक लेके जाऊंगा जो कि मैक्सिमम होता है और ओके कर दूंगा तो ये जो ओ है उसने 10 लाइनों जितनी जगह घेर ली है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऑप्शनों पे भी इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसको वापस रन कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की। तो सिग्नेचर लाइन क्या होता है, अगर मैं सिग्नेचर मान लो मैं अपने पैराग्राफ पे इस पेज पर किसी प्रकार की कोई स्टैम्प बनाना चाहता हूँ ताकि फटाक से साइन करें, तो डिजिटल साइन के लिए यहाँ पर सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन होता है। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो कुछ भी नाम डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया हर्षित। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने मैनेजर। उसकी कोई भी ईमेल होगी तो यहाँ पे मैंने डाल दिया HARSHIT hurshit@gmail.com और फिर मैंने कर दिया ओके। तो जहाँ भी मेरा कर्सर रहेगा उस हिसाब से वो पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस को थोड़ा सा जो भी टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि वो एक ही पेज पे आ जाए। तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए ऑप्शन आ गया है। ये एक बॉक्स होता है एक तरह का, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। दिख रहा होगा ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि इसने दूसरे पेज पे ये ऑटोमेटिक आ गया है। तो इस तरह से ये पूरा एक बॉक्स बन जाता है। देखो जैसे ये भी एक तरह से इंसर्ट करवाया मैंने, तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें अपने हिसाब से फॉर्मेट में आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, छोटा बड़ा करना चाहते हो, रोटेट करवाना चाहते हो, अलाइनमेंट इधर उधर करना चाहते हो, ये सारे के सारे ऑप्शन जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं वो सारी सारे ये वही ऑप्शन है। तो फिलहाल हम वापस आते हैं इंसर्ट पे। तो इस तरह से हमारा ये सिग्नेचर लाइन डिजिटल साइन के लिए यूज़ हो जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये बॉक्स आ जाएगा मेरे सामने। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। ये मेरे सामने मेरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर मेरे साइन मेरे कंप्यूटर में कहीं होंगे तो मैं उनको उठा के डाल लूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक साइन बनाकर और फिर इसको यूज़ करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेंट में जाके एक ऐसी ही कोई साइन बना लेते हैं। ये मैंने साइन बना लिए हैं अपने इस तरह से, और इस फाइल को मैं सेव करवा देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये साइन मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। वापस अपनी फाइल को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सेलेक्ट इमेज करेंगे। यहाँ पर हमने अनटाइटल्ड नाम से मेरे सिग्नेचर सेव हुए थे और सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से मेरे साइन ये आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये डिजिटल साइन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई स्टैंप अगर हमें बनानी है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल आज 30 अगस्त 2020 है। तो इसने देखो यहाँ पे डिजिटल साइन यूज़ करते वक्त डेट भी यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान ऑप्शन था, तो समझ में आ गया होगा। अब वापस अपने कंट्रोल+A की हेल्प से हम सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट।
पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं डेट एंड टाइम की। तो यहाँ पे जैसे मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इस तरह से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उस हिसाब से टाइम या फिर डेट या फिर सारी चीज़ें एक साथ चाहिए हो तो उस हिसाब से हम अपने पेज के ऊपर ला सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा है तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है ये ऑब्जेक्ट। देखो इस वक्त हम किस पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के ऊपर, और मैं चाहता हूं मैं इसी फाइल पे रहते रहते किसी दूसरी फाइल को ओपन कर सकूं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट में एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बिटमैप इमेज के नाम को ऑप्शन को ओपन कर दिया है। इसमें पेंट ओपन हो जाता है। पेंट ओपन होने के बाद मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बना ली है और यहाँ पर कोई कलर कर देते हैं इस तरह से। ये मैंने 2-3 कलर कर दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है, और ये जैसे ही क्रॉस किया ये पिक्चर वहाँ पे आके ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम दोबारा से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सेल की फाइल में काम करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट कर लिया और जैसे सेलेक्ट किया तो एक्सेल की यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे कोई भी काम करके एडिट करके हम एक्सेल का भी काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बड़े कमाल की चीज़। अब आते हैं सिंबल के ऊपर। तो सिंबल पे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन और सिंबल 2 ऑप्शन है। जो ऑप्शन हमारे पास कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे इक्वेशन और सिंबल की मदद से ला सकते हैं, जैसे कि पाई का निशान हो गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। मैं पहले बार अपनी एक्सेल की फाइल को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इस पिक्चर को भी डिलीट कर देता हूँ। वापस इंसर्ट पे आते हैं, इक्वेशन को मैंने ओपन किया। ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, ये वो ऑप्शन है जिनको मैं कीबोर्ड की मदद से नहीं ला सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पर इन ऑप्शंस को किसी भी ऑप्शन पे मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। होम पर जाकर मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ये वो एक तरह से तरीका है जिसको मैं कीबोर्ड की हेल्प से डिजाइन नहीं कर सकता हूँ। तो ये इक्वेशन में जाके मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैथमेटिकल कोई भी रूल अप्लाई करना हो यहाँ से ले सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे सिंबल भी ऑप्शन होता है, इसमें बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं। यहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो, छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने ये सिंबल सेलेक्ट कर लिया, इसको इंसर्ट कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। ये एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, और ये जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ होम पे जाकर। और ये जो सी है ये एक सर्कल के अंदर है, ये कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सिंबल होते हैं जो हमारे पास कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, जैसे पाई का हो गया, या फिर ये इस तरह से कोई बी करके कुछ है, क्रॉस लगा हुआ है। इस तरह का कोई भी सिंबल कीबोर्ड पे नहीं है और मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को इंसर्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट आपके मन में रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसको बिल्कुल 100% सॉर्ट आउट करूँगा, उसको पूरी कंप्लीटली सोल्व करूँगा। थैंक यू।